हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा देखो, आपका जो ये लेसन था ये चल रहा था दिल्ली के सल्तनत काल के बारे में। तो ये सल्तनत काल में हमने जब स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा कि सल्तनत काल की शुरुआत कैसे हुई थी। दिल्ली में सल्तनत काल की शुरुआत हुई जब मोहम्मद गौरी भारत आक्रमण करके यहाँ कुछ दिन रुक के और जो यहाँ से धन संपत्ति जो लूट के ले जानी थी वो लूट के ले गया, और बदले में जो उसकी सेना का एक सेनापति लगा लो चाहे गवर्नर लगा लो, उसको यहाँ छोड़ गया, जो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का था वो। और सबसे पहले उसने ही, जैसे वो खुद तो जा रहा था अपने देश, यहाँ से इंडिया से सारी संपत्ति वगैरह लूट के जा रहा था, तो अपने उस गवर्नर को जो यहाँ छोड़ के गया वो उसका गुलाम हुआ ना। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में जो नींव रखी गई वो कौन से वंश की रखी गई? गुलाम वंश की। गुलाम वंश में मेन शासक कौन था जिसने गुलाम वंश की नींव रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना मतलब जो जितना एम्पायर मोहम्मद गौरी ने जीता था उससे भी आगे और हिस्सों पर भी कब्जा किया, भारत पर शासन किया उसने। उसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश बना, उसके बाद इल्तुतमिश की पुत्री रज़िया बेगम सुल्तान बनी, क्योंकि वो अच्छी शासिका थी, जबकि उसके पुत्र इतने सक्षम नहीं थे शासन करने में। लेकिन रज़िया सुल्तान एक लेडीज़ थी, पहली मुस्लिम शासक थी। तो जो चहलगनी 40 ग्रुप का समूह बनाया था ना उसने, जो 40 लोग होते थे किसी ना किसी काम में ज़्यादा कुशल थे, दरबारी थे उसके, उन्होंने उसका षड्यंत्र करके क्या करवा दिया? मर्डर करवा दिया रज़िया सुल्तान का। उसके बाद उसका भाई नसरुद्दीन मोहम्मद रज़िया सुल्तान का भाई बना, नसरुद्दीन मोहम्मद। लेकिन नसरुद्दीन मोहम्मद कमज़ोर शासक था, तो उसको हरा करके, उसको हटा करके शासन से गियासुद्दीन बलबन ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब बलबन का शासन होने के बाद उसके दरबार में भी खिलजी जो था, जलालुद्दीन खिलजी, वो इसका मतलब सेना वगैरह संभालता था, इसका दास था। उसने क्या किया? इस बलबन को हटा करके, जब बलबन का साम्राज्य कम हुआ, कमज़ोर पड़ा, आगे जो पीढ़ियाँ आई वो कमज़ोर थी, उनको हटा करके खिलजी वंश की नींव रखी। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बाद ज़्यादा ताकतवर कोई शासक नहीं हुआ, तो जो तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वो राजा बन गया। अब तुगलक वंश की शुरुआत हुई और तुगलकों ने काफ़ी समय तक राज किया। फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी अच्छे काम करवाए, नहरें बनवाई, सिंचाई की सुविधा, मतलब युद्ध वगैरह कम किए, अपना साम्राज्य बढ़ाने की जगह जितना एरिया था उसको खुश रखने का, लोगों को खुशहाल रखने का काम किया, अपनी प्रजा को। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की जब मृत्यु के बाद जो भी शासक आए वो कमज़ोर थे, जिसके कारण सैयद वंश की स्थापना हुई। जो सैयद था उसने नींव रखी, खिरगिज़ खान नाम था उसका, सबसे पहले जिसने सैयद वंश की नींव रखी। उसके बाद मुबारक शाह बना, फिर सैयद वंश भी समाप्त हो गया। अब लास्ट जो सल्तनत काल था दिल्ली के अंदर, जो लास्ट शासक थे वो थे लोधी वंश के। तो लोधी वंश के शासक थे, और लोधी वंश के लास्ट शासक को मारा था बाबर ने, जो क्या था? एक मुगल था। फिर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाएगी, जो आगे 100-200 सालों तक कंटिन्यू चलती रही, मतलब बहुत लंबे समय तक मुगलों ने भारत पर शासन किया। और मुगलों के शासन के बाद भारत में ब्रिटिश का राज आ गया था 1857 की रिवोल्ट के बाद। ठीक है, तो अब लोधी वंश जो था वो सल्तनत काल का लास्ट ऐसा शासक थे, लोधी वंश के, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर क्या किया? राज किया। उसके बाद आएंगे आपके मुगल, और मुगल काफ़ी लंबे समय तक शासन करते हैं। और 1857 की जब रिवोल्ट होती है उसके बाद लास्ट मुगल रूलर जो था आपका बहादुर शाह जफर, है ना, 5th क्लास से पढ़ रहे हो, उसकी मृत्यु के पश्चात भारत में किस साम्राज्य की नींव रखी गई? ब्रिटिश साम्राज्य की। तो आज हम पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश का देखिए, मोहम्मद शाह द लास्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। मोहम्मद शाह जो था लास्ट शासक था सैयद वंश का, डिसेंड इन फेवर ऑफ बहलोल लोधी। वो किसके पक्ष में था? बहलोल लोधी के पक्ष में था। द बहलोल लोधी फाउंड द लोधी डायनेस्टी इन 1451, और लोधी वंश की स्थापना की बहलोल लोधी ने, मतलब दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा जमाया 1451 में। द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी वॉर, और जो एक के बाद एक लोधी वंश के शासक हुए वो इस प्रकार है। सबसे पहले बहलोल लोधी के बारे में बताया गया है। इन 1451 बहलोल लोधी, हु वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब, ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। 1451 में बहलोल लोधी जो कहाँ का गवर्नर था? पंजाब का। उसने क्या किया? दिल्ली के थ्रोन होता है ताज पर, यानी राजा बनेगा तभी तो सर पे ताज आएगा, तो दिल्ली के ताज पर अपना कब्जा जमा लिया एंड रूल्ड ओवर दिल्ली फॉर 37 ईयर्स, और दिल्ली पर शासन किया उसने 37 साल तक।
कंटिन्यू ये राजा रहा। उसके बाद जो सेकंड शासक बना लोदी का वो था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी असेंड द थ्रोन इन 1488, 1488 में सिकंदर लोदी ने क्या किया, बहलोल लोदी को हटा करके ये राजा बन गया। He annexed Jaipur and Bihar and brought the entire region of Genetic Plain under his control. Annexed होता है जीतना, इसने जीता जयपुर को, बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया और साथ में जो जेनेटिक प्लान का मतलब है जो हमारा ये उत्तर प्रदेश और ये विशाल मैदान है ना, उत्तर का मैदान जिसे बोलते हैं, इस एरिया को भी अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। इसके बाद जो शासक बना वो था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी ही लास्ट रूलर था जिसकी हत्या की थी बाबर ने। देखिए, इब्राहिम लोदी फेस्ड लॉट ऑफ रिबेलियंस। इब्राहिम लोदी ने बहुत सारी क्रांतियों का सामना किया। रिबेलियन का मतलब विद्रोह किया था, इसका विद्रोह करते थे लोग, तो इसने बहुत सारे विद्रोह को देखा था और कुचला था। मतलब इसके साम्राज्य में लोग क्रांति करते रहते थे इसके खिलाफ। राणा सांगा ऑफ मेवाड़ वॉज पावरफुल इन द वेस्टर्न राजस्थान। राणा सांगा नाम के जो शासक थे मेवाड़ के, बहुत ही ताकतवर शासक थे पश्चिमी राजस्थान के। वैन सुल्तान सरप्राइज्ड हिम, जब सुल्तान ने इसको दबाया, सरप्राइज्ड होता है किसी चीज़ को दबा देना, यानी ये क्रांति कर रहा था, जब ये इस पर कब्जा करना चाहता था मेवाड़ पर इब्राहिम लोदी, तो इसने इसका विरोध किया। तो इसने जब राणा सांगा को दबाया, बाबर डिफेट एंड किल्ड इब्राहिम लोदी, तो बाबर का भारत में आक्रमण हुआ और इसने लोदी वंश का जो लास्ट शासक था इब्राहिम लोदी, पानीपत की जो फर्स्ट बैटल हुई थी, पहली लड़ाई हुई थी, उसमें इसको मार दिया लोदी वंश के इस शासक को। और यहाँ से लोदी वंश की क्या हो गई, समाप्ति। और किस साम्राज्य की नींव रखी गई, बाबर की, मुगल साम्राज्य की। तो देखिए, इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया और इसकी हत्या कर दी। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसके अंदर, विच मार्क द बिगनिंग ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, जिससे ये मतलब भारत के साम्राज्य में किसकी स्थापना हो गई, मुगल साम्राज्य की। अब एडमिनिस्ट्रेशन बताया है, सल्तनत काल में जो प्रशासन था वो कैसे चलता था, मतलब राजा शासन कैसे करते थे और कैसे संभालते थे। सुल्तान, देखो सुल्तान सबसे सुप्रीम होता था, सेंट्रल पावर होता था। सुल्तान का मतलब यहाँ राजा से है। तो देखिए, द सुल्तान वॉज द सेंट्रल एंड द मोस्ट सफिशियंट पर्सन इन द सल्तनत। सुल्तान जो है सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था सल्तनत काल में, यानी जब सल्तनत काल कह लो, चाहे राजा होता था सल्तनत काल का। ही डिफेंड द एम्पायर अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक, वो डिफेंड करता था मतलब बचाता था अपने साम्राज्य को एक्सटर्नल मतलब बाहर से होने वाले आक्रमण से। जैसे उसका जितना क्षेत्र है उसकी रक्षा करना उसका काम था कि कोई बाहर का राजा उस पर आक्रमण ना करे। एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और नियम व्यवस्था को भी ये बनाकर रखता था। ही वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, वो आर्मी का कमांडर होता था, मुख्य होता था, सुप्रीम होता था। एज वेल एज द चीफ जस्टिस ऑफ द एम्पायर, और न्याय, जैसे हमारे जज होते हैं ना सुप्रीम, तो ये जज का काम भी यही करता था, यानी सबसे बड़ा न्यायाधीश भी यही होता था। और आर्मी का कमांडर भी कौन होता था, दिल्ली का सल्तनत का जो सुल्तान बनता था, राजा बनता था वो। आगे बताया नोबल एंड ऑफिशियल्स। नोबल्स मतलब जो राज दरबारी रखे जाते हैं, राजा अपने दरबार में कुछ व्यक्तियों को रखता है जो उसकी मदद करते हैं किसी ना किसी काम में, और उसके जो दफ्तरी काम होते हैं उनको संभालते हैं, उसके बारे में बताया है। द सुल्तान्स कोर्ट वॉज कंपोज्ड ऑफ ऑफिशियल्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सल्तनत। सुल्तान का जो दरबार होता था उसमें अलग अलग जैसे महकमे बना दिए जाते थे, जैसे आजकल होते हैं ना, हमारा वित्त मंत्रालय है, फाइनेंशियल मिनिस्टर है, एक्सटर्नल मिनिस्टर है, सारे अलग अलग हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालते हैं। ऐसे ही उस समय में होता था, अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए जाते थे कि आपको आर्मी को देखना है, आपको भाई बाहर से होने वाले जो भी अटैक होंगे उनको देखना है, आपको फाइनेंशियल चीज़ देखनी है कि राज्य में कहाँ से कितना टैक्स लेना है, कहाँ लगाना है, क्या करना है। तो इस तरह से इसने भी अपने क्या बांट रखे थे, अलग अलग विभाग बांट रखे थे, और इन सब का काम होता था कि सल्तनत को ढंग से चलाया जाए, अच्छी तरह चलाया जाए। द डोमेन ऑफ इनकम, इसमें देखा जाता था कि कमाई कहाँ से हो, भाई राजा के पास पेड़ थोड़ी था जो झाड़ के पैसे लगा देगा, वो अपनी प्रजा से ही तो टैक्स वगैरह लेके पैसे कमाता था, तभी तो राजकोष बनता है, राजा का धन बनता है। एक्सपेंडिट्यूर, देखता था कहाँ हमारा जो साम्राज्य है वो बढ़ सकता है, यानी किस राज्य पर हम कब्जा कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कहाँ से हमें कितना टैक्स मिल सकता है। एंड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट वर लुक्ड आफ्टर बाय द वजीर, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था, जो टैक्स का महकमा होता था, विभाग होता था, कर विभाग, उसका सारा लेखा जोखा कौन रखता था, वजीर रखता था। वजीर नाम का जो व्यक्ति मतलब वजीर बोला जाता था जो व्यक्ति उस काम को करता था,
टैक्स के महकमे का जो भी देना है, लेना है, कहाँ लगाना है, वो सारा इसका काम होता था। द आरिज ए मुमलिक अलॉन्ग विद द डिप्टीज लुक आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स, देयर ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट। देखो आरिज ए मुमलिक, ये मुस्लिम जो लोग हैं ना वो वर्ड को इसको यूज़ करते हैं, यानी जैसे सेना में जो ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर होते हैं उनका ये काम होता था। ये ट्रेनर होते थे एक तरह से जो ट्रेनिंग देते थे, नए सैनिक भर्ती करने हैं, उनको सिखाना है, सैनिकों को जैसे शिक्षा दी जाती है ना, हथियार कैसे चलेंगे, कैसे दुश्मन से बचना है, कैसे आक्रमण करना है, वो सारा काम इनका होता था। द हाउस होल्ड ऑफ द सुल्तान, द पैलेस गार्ड एंड द पर्सनल असिस्टेंट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द वाकिल ए दार। और ये कह रहे हैं वाकिल दार का जो पद होता था उसका काम ये होता था, जितने भी घरेलू काम होते थे सुल्तान के, सुल्तान का जो भी काम होता था, जैसे सुल्तान को कुछ चाहिए, कोई कपड़े सिलवाने हैं, घर का कुछ काम करना है, कुछ मंगवाना है, सुल्तान का जो भी परिवार के सदस्य हैं और उसका ये सारा काम, जैसे गार्डन बगीचे वगैरह है उसको देखना है, सफाई वगैरह करवानी है, वो सारा काम जिसके अंडर होता था उसको क्या कहा जाता था, वकील दार कहा जाता था। वाइल ए अमीर हाजिब वॉज द मास्टर ऑफ सेरेमनी एट द कोर्ट। और अमीर हाजिब जो पद दिया जाता था उसका काम होता था जब दरबार में कोई भी कार्यक्रम होगा, आयोजन होगा, तो उसकी पूरी देख रेख व्यवस्था करना। जैसे स्कूल में तुम्हारे फंक्शन होता है तो किसी को ड्यूटी सौंप दी जाती है ना कि पूरा भाई टेंट कैसे लगना चाहिए, कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, वो सारा, तो वो सिस्टम इसका होता था। दरबार में जब कुछ होगा तो वो सारा किसको देखना होगा, आमिर हाजिब को देखना होगा। द चीफ काजी हेडेड द जस्टिस डिपार्टमेंट। और चीफ काजी मुस्लिम, जैसे हम हिंदुओं में पंडित होते हैं ना, ऐसे मुस्लिम जो मस्जिद वगैरह होती हैं उनमें काजी बोला जाता है उनको, जो धार्मिक काम करवाते हैं। जो काजी होता था वो जैसे न्याय का जो काम होता था, न्याय का काम करना उसका काम होता था। जैसे कोई भी आपस में दो का झगड़ा हो गया या कुछ भी हो गया, उसको सुलझाना है, कैसे सुलझाया जाए, राजा को इस मामले में सलाह कौन देता था, काजी देता था। आगे देखिए, द नोबल वर्कड क्लोजली विद द सुल्तान। जो भी ये दरबारी होते थे जिनको ये डिपार्टमेंट दिए जाते थे वो बड़े पास होते थे, करीबी होते थे राजा के। इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द रूलर ऑफ द एम्पायर। और ये सारी जिम्मेवारी जो है राजा इन लोगों पर सौंपता था, पूरी मतलब पूरी जिम्मेवारी इनकी होती थी। इन ऑर्डर ऑफ रैंक, अगर हम रैंक की बात करें, रैंक होते हैं ना जैसे आर्मी में रैंक होते हैं, हौलदार, सूबेदार, मेजर, ऐसे जो रैंक की बात करें तो खान्स वर द हाईएस्ट फॉलोड बाय द मलिक्स। खान जो होते थे जिनके नाम के पीछे मतलब खान सरनेम होता था, खान बोलते थे, जैसे मुस्लिम जो होते थे खान, खान को सबसे ऊपर यानी सबसे ऊंची पोस्ट जो है खान को मिलती थी, जो खान जाति से संबंध रखते थे। बाय द मलिक्स एंड द आमिर्स, मलिक और आमिर्स के, ये मतलब सारे मुस्लिम होते थे। ये मुस्लिम जैसे हमारे यहाँ कोई यादव लगा लेता है, कोई कुमार लगा लेता है, ऐसे कोई खान लगाता था, कोई मलिक लगाता था, कोई आमिर्स लगाता था। तो इनको हाईएस्ट पद यानी सबसे ऊंचे जो दरबार में पद होते थे वो इन्हीं को दिए जाते थे। द सैलरीज ऑफ द नोबल वर अरेंज्ड फ्रॉम द रेवेन्यू असाइंड टू दैम। और जितने भी दरबारी होते थे उनको जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो जितना टैक्स वगैरह आता था उसी से दी जाती थी। अकॉर्डिंग टू द इक्ता सिस्टम द लैंड रिसोर्स ऑफ द सल्तनत वर डिवाइडेड एंड गिवन टू द नोबल्स इन ल्यू ऑफ कैश ऑफ देयर सर्विस। और इक्ता सिस्टम चलता था। इक्ता सिस्टम का मतलब है गांव जैसे छोटे छोटे टुकड़े बांट दिए जाते थे, इक्ता बोलते थे उसे। जैसे हम बोलते हैं ना ये गांव है, ये जिला है, ये शहर है, ऐसे उस समय में जो ये छोटे टुकड़े किए जाते थे उन्हें क्या बोलते थे, इक्ता। और वहाँ पर जो राजा जो सुल्तान होता था वो अपना इक्तेदार छोड़ देता था, जैसे उस जगह को संभालने वाला इक्ता और उसको संभालने वाला इक्तेदार। जैसे गांव का कौन होता है, सरपंच, ऐसे उस समय में कौन होता था, इक्तेदार होता था। तो वो देखता था, जिसको इक्तेदार बनाता था वो सैलरी पे काम करता था, मतलब उसको महीने में ये कहा जाता था आपको इतनी सैलरी मिलेगी, लेकिन उसके बदले उसे क्या करना होता था, उस एरिया का पूरा ध्यान रखना होता था, उसका कर इकट्ठा करना, सुरक्षा देखना, लोगों की जो भी प्रॉब्लम होती थी उसको सुनना, वो सब काम उसका होता था। इक्तेदार कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द फार्मर इन द विलेज यूजिंग द सेम टू मेंटेन द आर्मी। इक्तेदार जो होते थे वो कलेक्ट करते थे, टैक्स वगैरह कर वगैरह को इकट्ठा करते थे, और जो आर्मी वगैरह है, जो सेना वगैरह होती है उसकी देख रेख करते थे। ये उनका काम होता था इक्तेदारों का। अब आर्मी का देखिए, आर्मी हो गई सेना। सेना का क्या सिस्टम था, द आर्मी वॉज ए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द सल्तनत सिंस इट एड्स द सुल्तान टू स्टे इन पावर, एक्सपैंड एंड डिफेंड हिज एम्पायर। जो आर्मी थी, सेना थी, इस समय में बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि राजा को अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपना जो दबदबा है वो बनाए रखने के लिए किसकी ज़रूरत होती थी, आर्मी की, सेना की।
द आर्मी कंसिस्ट ऑफ, आर्मी के अंदर जो होती थी इन्फेंट्री, इन्फेंट्री को बोलते हैं पैदल सेना, यानी पैदल युद्ध करने वाली, पैदल चलकर जो चलती हैं, या फुट सोल्जर भी कह सकते हो इन्हें। कार्निवर्स, कार्निवर्स वो होते हैं जो रथ पे, यानी घोड़े वगैरह पे और पीछे रथ लगा होता है उस पर खड़े होकर जो युद्ध करते हैं, सवार सेना होती थी। इसके अलावा आर्चर्स एंड द एलिफेंट, इसमें शामिल होते थे, या तो घोड़े पे लड़ेंगे या घोड़े के नहीं तो हाथी के ऊपर बैठ के लड़ते थे, ठीक है, युद्ध लड़ा जाता था इसमें। और द खिलजीज रूलर अलाउद्दीन मेंटेन ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच सोल्जर्स नॉन एज चेरास एंड ब्रांडेड ईच हॉर्स इन हिज आर्मी नॉन एज दाग। और जो अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो पहला ऐसा राजा था जिसने पूरे अपने सैनिकों की पूरी डिटेल लिखी हुई है, मतलब उसने सैनिक के नाम के साथ वो कहाँ का है, क्या नाम है, कितनी उम्र है, सारी डिटेल वो अपनी सैनिकों की रखता था। और इसके अलावा उसके सेना में जितने भी घोड़े शामिल करता था ना, उनकी भी अलग अलग नाम और पहचान रखता था, जिसे दाग कहा जाता है। दाग मतलब उस पर कुछ ना कुछ चिन्ह लगाया जाता था पहचान के लिए। लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्ट इन कैश ड्यूरिंग हिज रीजन, और जो कर होता था वो कैश में इकट्ठा किया जाता था, यानी नकदी ली जाती थी। हैंड सोल्जर्स वर ऑल्सो पेड इन कैश, इसलिए जो आर्मी की सेना होती थी उसको कैश में ही पेमेंट दी जाती, यानी नगद पैसे। उस समय में जो सिक्के वगैरह होते थे, टैक्स सिक्कों के रूप में ही नगद लिया जाता था, यानी अनाज वगैरह नहीं लेता था बदले में, सीधे पैसे लेता था और सेना को भी क्या देता था, सैलरी के रूप में पैसे नगद देता था। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ये आपका काम है। और कौन सा लेसन करके लाओगे, ज्योग्राफी का सेकंड लेसन की एक्सरसाइज वेरी शॉर्ट कर लाना, ठीक है, ये आपका काम।